कि वो ही आया। तो मैं आप सभी से जितने भी अब मैथ्स का पेपर देकर आए थे और अभी आपके विज्ञान का 1 अप्रैल को पेपर है, तो आप ये पेपर पूरा अच्छे से देख के जाना है, क्लास को अंत तक देखना है और आपके जितने भी मित्र हैं ना उन सभी को शेयर करना, ठीक है। और अपन शाम को लाइव आकर और पेपर और सॉल्व करवाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि सर ये क्या रियल पेपर है क्या? आप समझो, अगर रियल पेपर होता तो आपके एग्ज़ाम होने का मतलब क्या होता? उससे पहले अगर रियल होता ना कहीं पर, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही कहाँ होती फिर? क्यों फिर सरकार आपका एग्ज़ाम करवाती है? तो आपको यूट्यूब पर कोई भ्रमित करे कि ये रियल पेपर आ गया, कोई रियल पेपर नहीं होता है सच में। आपको बस हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप अच्छे से देख के जाओ। और हम जो भी लाइव आते हैं शाम को, अभी लाइव आएंगे तो आपको शाम को हमारे साथ लाइव आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके रियल पेपर बता सकता है। रियल पेपर आपको एग्ज़ाम होता है तभी पता चलता है, पहले कोई रियल पेपर नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि अभी इस मॉडल पेपर के अंदर आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। आगे चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल गैस ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है। पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा उपयोगी है? जल, CO2, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों के अंदर अगर आग लग जाती है तो अपन CO2 को उसमें आग बुझाने के लिए उपयोग में लेते हैं, यानी CO2 इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कोष्टक के अंदर आपको क्या भरना है? ऑप्शन नंबर 2 भरना है। पूरा अच्छे से आपको करना है। विज्ञान में अगर आप ये देख के जाते हैं तो 80 में से 80 लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे सोल्व करवाते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना और क्लास को लाइक भी जरूर करें। आगे चलते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर प्रश्न है कि मृत वनस्पति से धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकते ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और अपचयन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो इसमें पूछ रहा है मृत वनस्पति धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके कार्बनीकरण। क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है, यही पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वन उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह कौन सी गैस है? आप बताओ मुझे, वन उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या 2 और से दोनों? इसके अंदर वन उन्मूलन यानी जबकि अपन वनों की कटाई कर देंगे तो वायुमंडल के अंदर जिस गैस की वृद्धि होगी वह गैस कौन सी है? आप सभी को पता है वो हो जाएगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस। अगर अपन वनों को काट देंगे तो फिर अपन की जो अपन छोड़ते हैं CO2 गैस उसका उपयोग कौन करेंगे? पौधे ही तो करते हैं। अपन के जो अपन CO2 गैस छोड़ते हैं उसका पौधे ही उपयोग करते हैं। तो फिर अगर पौधे ही अपन हटा देंगे तो फिर CO2 गैस की मात्रा है जो वायुमंडल के अंदर बढ़ जाएगी, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में वाग तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? पुरुषों के अंदर वाग तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? 5 mm, 10 mm, 15 mm या 20 mm? वाग तंतु जिसे अपन बोलने का जो अपन के कार्य करता है वो वाग तंतु करता है, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है आपकी लंबाई कितनी होती है? वो होती है आपके 20 mm। कितनी होती है? 20 mm। कभी आपने मापी होगी क्या? 20 mm होती है, कभी आप मापना। अगला क्वेश्चन है कि माध्य स्थिति में इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? माध्यम स्थिति के अंदर अगर कोई वस्तु है वो अगर इधर उधर होती है, आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? आयाम, आवर्ती, कंपन या तरंग। तो उसे क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। यह आपके प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है, अच्छे से आपको सोल्व करना है। निम्न में से विद्युत का सुचालक कुचालक है, सॉरी ये पूछ रहा है विद्युत का कुचालक है। नींबू का रस, अशुद्ध जल, सिरका या समुद्री जल? विद्युत का कुचालक पूछ रहा है जिसमें अपन विद्युत अगर रखते हैं तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी करंट नहीं आता है, वो होता है आपके अशुद्ध जल। अशुद्ध जल किसे कहते हैं?
जो वर्षा का जल होता है ना उसे आशुद्ध जल कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्षा का जल होता है जो अशुद्ध जल कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल हैंडल पर लेपन होता है कॉपर का, सिल्वर का, क्रोमियम का या लोहे का। तो साइकिल के जो हैंडल होता है ना, आपने कभी सोचा है उस पर किसका लेपन होता है? कॉपर का, सिल्वर का, क्रोमियम का या लोहे का। तो साइकिल के हैंडल के ऊपर होता है जो आपके किसका होता है? क्रोमियम का। वो होता है आपके क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जबकि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ के अंदर क्या होता है तथा कपड़ा दोनों में धनावेश अर्जित हो जाता है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाता है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसमें बताओ जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ के अंदर क्या होता है? धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अति लघुत्मक क्वेश्चन है जो 9 से 12 तक है, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। निम्न में से खरीफ और रबी की फसलों को सारणी में लिखना है। गेहूं, धान, चना और मक्का, ये आपको फसलें दी है 4। इसमें बताना कि कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी फसल रबी की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको इस प्रकार लिखना है। खरीफ की फसलों को ऊपर लिखना है, जैसे खरीफ की हो गई आपके धान और मक्का और रबी की हो गई गेहूं और चना। यह भी 1 नंबर का है और ये भी 1 नंबर का है, यानी 2 नंबर हो गए। अगर आप खरीफ की कर देते हो रबी की नहीं करते हो तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों को अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न के अंदर इतना ही आपको उत्तर लिखना, ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आप संचरण रोगों को फैलाने से किस प्रकार रोक सकते हैं? जो संचरण रोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको अपन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम छींकते व खांसते समय मुंह पर नाक व रुमाल रखकर संक्रमित व्यक्तियों से प्राप्त दूरी बनाकर संचरणीय रोगों को फैलने से रोका सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसके अंदर आप अगर पॉइंट बना के लिखते हो ना, एक पॉइंट है और 1 पॉइंट ये है, तो आपको नंबर देने में आसानी रहेगी, यानी आपको टीचर अच्छे से नंबर देंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने से 2 लाभ बताएं। तो सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के 2 लाभ क्या है? पहला लाभ तो यह है कि ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है। ठीक है, सीएनजी, और इसका लगभग पूर्ण दहन होता है। इसका पूर्ण दहन होता है, यानी ये आपके ये खराब नहीं होती है। इसका एकदम कोई छोटा से छोटा अणु है जो भी उसका दहन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी, इसके अंदर क्या कह रहा है? साबुन से भरी बाल्टी। अब देखो, साबुन से भरी बाल्टी का ये क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछ रहा था? साबुन से भरी बाल्टी के अंदर आपको संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो उस गीले फर्श पर आपको चलने के लिए आसान हो या कठिन, आप इन्हें उत्तर का कारण भी लिखिए। तो आप सभी को पता है अगर चिकना फर्श होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे आपके घर्षण नहीं होगा। अगर घर्षण नहीं होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे। गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। जूते तथा गीले फर्श से मध्य घर्षण अत्यंत कम होता है। जब हम गीले फर्श पर चलते हैं तो हमको उचित रूप से दबाने में असमर्थ होता है और आगे की ओर गति करने के लिए उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है। यानी आपको चलने के लिए घर्षण बहुत ही जरूरी है। मिलान कीजिए कि आपको ये यंत्र दिए हुए हैं और इधर आपको ये कार्य दिए हुए हैं, तो कौन सा यंत्र क्या कार्य करता है इसको आपको मिलाना है। तो कल्टीवेटर आप सभी को पता है जुताई का कार्य करती है, यह आपको डी से मिला था। सीडरल आपके बुआई का काम करती है। रेट आपके क्या करता है? सिंचाई का करता है। और हार्वेस्ट आपके कटाई का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर का, सॉरी, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन से आपको सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक एक औषधि है, उसको अपन क्या है और उसके बारे में आपको लिखना है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त औषधि जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक लेते हैं वो प्रतिजैविक कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। अब प्रतिजैविक तो लिख दिया, लेकिन आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। प्रतिजैविक को लेते समय किन किन सावधानियां रखनी चाहिए? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको लिखना है क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको लिखना है क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली सावधानी है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। इस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक तभी लेनी चाहिए जब आपको आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक आपके उपयोग की नष्ट कर देगी और अगली बार आपको बीमार होने से प्रतिजैविक लेते
प्रभावित नहीं होगी। आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई बीमारी है ही नहीं, आप प्रतिजैविक ले रहे हो तो वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य कथन आपको लिखना है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य। जीवाश्म ईंधन को अपन प्रयोगशाला के अंदर कभी नहीं बना सकते। अपन रासायनिक ईंधन को प्रयोगशाला के अंदर बना सकते हैं। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है, नहीं। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषण है, यह भी असत्य हो जाएगा आपके। यह भी क्या हो जाएगा, असत्य है। इसको भी आप असत्य कर दो। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह भी असत्य है, क्योंकि है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन का एक जीवाश्म ईंधन का रूप है, जबकि ये बोल रहा नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। अब आपको एलपीजी और लकड़ी में ईंधन के रूप में जो आपको तुलना करनी है, एलपीजी और लकड़ी क्या कार्य करती है। पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। यह जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार आपको सारणी बनाकर लिखना है। और क्या है इसका, उसमें मान 5000 ग्राम का किलो केजी है, तो इसके काफ़ी अधिक है तथा एलपीजी जलाने पर अधिक उसमें मिलती है। लकड़ी की उसमें मान 7900 से 27,000 किलोग्राम है, काफ़ी कम है, तो लकड़ी को जलाने पर कम उसमें मिलती है। ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती और ये वायु प्रदूषण फैलाती है, क्योंकि धुआं अधिक होगा तो फिर वायु के अंदर आपके चलने में आसानी नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना है। वन्य उद्यान है और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, इसके बारे में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणी सुरक्षित रहते हैं उसे कहते हैं वन्य प्राणी उद्यान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पेड़ पौधों व जंतु तथा उन क्षेत्रों के आदिवासियों के परमस्तिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित। चिड़ियाघर क्या कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित हैं या उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसे कहते हैं चिड़ियाघर। अभ्यारण्य किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु और उसके आवास में किसी भी प्रकार का विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं परंतु जंतु अपने आप को शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं अभ्यारण्य। ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति व उचित शब्दों का द्वारा आपको करना है। प्रत्येक शुक्राणु एक क्या करता है, एक एकल कोशिका है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। मेंढक में आपके बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, हमेशा ध्यान रखना। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, बिल्कुल। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक क्या होता है, एकल कोशिका होता है। द्विखंड विधि किसके अंदर होती है, आपके बताओ मुझे। द्विखंड विधि है जो अलैंगिक जनन की एक विधि है, अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा का नहीं होती है, उसे कहते हैं द्विखंडन विधि, ठीक है ना। जिसमें नर और मादा दो अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं आपके लैंगिक, जिसमें लिंग का रूप होता हो। प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 4 मूल बलों के नाम लिखने हैं आपको। प्रकृति के अंदर कोई 4 बल लिखने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और इसके घर्षण बल। इसके बारे में आपको 4 आंसर लिखने हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को शेयर कर दो। घर्षण क्या है, घर्षण को बढ़ाने घटाने और बढ़ाने का एक उपाय लिखना है आपको। पहले तो लिखोगे घर्षण की परिभाषा। घर्षण किसे कहते हैं, संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच अनियमित व कारण से लगने वाले को घर्षण कहते हैं। जो एक प्रकार देखने बहुत चिकने होते हैं, उनमें बहुत सूक्ष्म अनियमितता होती है। 2 पृष्ठ अहमित एक दूसरे को ऊपर धंस जाते हैं। जब हम एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को गति कराने में प्रयास करते हैं तो हमें अंत्यत बंधन पाकर हम उसको समय लगाना पड़ता है, और उस पर दोनों पृष्ठों की अनियमितता अंत्यबाह्य बंधन के कारण घर्षण होता है। हम तेल के ग्रीस ग्रेफाइट को इस्तेमाल से घर्षण कम कर सकते हैं। इसे स्नैग कहते हैं। जो गतिशील पुर्जों पर लगाने पर वहां पर एक पतली परत बना देते हैं, जिससे हमें घर्षण कम हो जाता है, और कार व बसों ट्रकों टायरों को खांसदार आकृति देकर घर्षण को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। विद्युत लेपन एवं उनके कारण और विद्युत लेपन की विधि, यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। विद्युत लेपन क्या है, विद्युत धारा का किसी पदार्थ की वांछित धातु के परत निक्षेपित कराने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन क्या है, किसी विद्युत धारा के अंदर
जब किसी पदार्थ को वांछित धातु की परत अपन उसके ऊपर चिपका देते हैं ना, वो विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन मूल वस्तु को संरचना बचाने के लिए किया जाता है, आकर्षक दिखाने के लिए, खरोंचों से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। यह आपके विद्युत लेपन का ये चित्र बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, यह आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए। आपको मानव नेत्र है उसका नामांकित चित्र बनाकर बताना है। तो इसके अंदर पक्षापेश ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेटिना। और इसके अंदर क्या करना है, अच्छे से चित्र बनाओ। चित्र बनाने के बाद उसको अलग अलग जितने भी भाग हैं उनको अच्छे से दर्शाना आपको। उसके बाद है प्रकाशिक तंत्रिका, उसके बाद है लेंस और कॉर्निया और परितारिका। तो ये आपको अलग अलग दर्शाना है इसके अंदर, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं। ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, 2 कारण बताए। और मानव का वाक तंत्र का एक है वाक यंत्र का चित्र बनाना है। ये 8 नंबर का है क्वेश्चन। इसमें आप अथवा के अंदर ये भी कर सकते हो, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, युग्मज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए, और वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। यह भी आपको अच्छे से वर्णन करना है, आपको अच्छे से वर्णन करना है। ट्रैफिक लाइट क्या है। ट्रैफिक लाइट लाल, हरी, पीली तीनों तरह की होती हैं, जो चौराहे पर तिरे पर लगी होती हैं। या आप इसको लिख सकते हैं, ट्रैफिक लाइट, इतना कोई हार्ड नहीं है। और ये मानव वाक तंत्र का ये चित्र बनाना आपको, ठीक है। इस प्रकार आप अगर करके आओगे तो ये 8 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। 24वां क्वेश्चन है, वो आपके यौनारंभ के समय होने वाले किन्हीं 4 शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करना है। यानी यौनारंभ कब होती है, और इसके अंदर जब यौनारंभ होती है तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धक्के और खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखने हैं। धक्के, अगर अपन किसी वस्तु को धक्काते हैं और खींचते हैं तो उसके बारे में, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जब धकेलते हैं अपन, उसके में गति परिवर्तन होती है। या अथवा के अंदर यह भी कर सकते हो, हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वस्थता और शारीरिक व्यायाम क्या का महत्व है। स्थिर वैद्युतिक बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को चित्र सहित आपको समझाना है। दोनों में से आपको अच्छा लगे वो कर देना है। पहले तो लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, इस प्रकार आपको लिखना है। किसी मेज पर दरार को खेलना, इस प्रकार आपको करना है। 25वां क्वेश्चन है, जो मेरे ख्याल से अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ये पूरा पेपर समाप्त होने वाला है। तो चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोगी किसी आवेशित वस्तु के पहचान में होता है। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताएं। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ कि परावर्तन के नियम को विफल हो गए हैं। ये तो ये कर सकते हो, यह आता। अथवा के अंदर भूकंप लेख की उपकरण का नामक चित्र बनाकर वर्णन करो, या कैल्डाइस्कोप की रचना का सहज चित्र वर्णन करो। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो आप पहले आवेशित वस्तु की पहचान विद्युतदर्शी द्वारा होती है, और विद्युतदर्शी में एक लोहे की छड़ होती है। तो लोहे की छड़ के तीसरे सिरे पर धातु का गोल डिस्क जुड़ा होता है। धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर पन्नी अथवा पत्र जुड़े होते हैं, जिस पत्र कांच के द्वारा बंद होते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और लाइक भी करना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। यह है आपके पेपर, और इसके अंदर ये आपके नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन के बारे में अंतर आप देख लो, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना इम्पोर्टेंट है। नियमित परावर्तन क्या होता है, इसमें परावर्तन चिकने व समतल पृष्ठ पर होता है। और विस्तृत परावर्तन क्या होता है, इसमें परावर्तन विषम अथवा अनियमित पृष्ठ पर होता है। और सेकंड है, परावर्तित किरणें समांतर होती है, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती है। विस्तृत के अंदर परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती है, इसमें आपके परावर्तित किरणें समांतर होती है। विस्तृत परावर्तन परिवर्तन के नियमों का विफल होना नहीं है। तो ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करके आने, और पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अपन फिर से लाइव मिलेंगे शाम को, आपको लाइव के अंदर जरूर आना है। अपन देखेंगे अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।